हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी का आज हम मॉक टेस्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नहीं जोड़े गए थे। यानी इनमें से कौन से डीपीएसपी हैं जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नहीं जोड़े गए थे। नंबर 1 है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक शिक्षा उपलब्ध करवाना। ये प्रावधान जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया था, इसलिए ये तो हमारे आंसर में होगा। नंबर 2 है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 43A में, और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए ये हमारे आंसर में नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कौन नहीं जोड़ा गया था, जबकि ये जोड़ा गया था। नंबर 3 है आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। ये प्रावधान किया गया था आर्टिकल 38 के तहत, और ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से, इसलिए ये भी हमारे आंसर में होगा। यानी हमसे पूछा गया था कौन सा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है, इसलिए 1 और 3 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़े गए हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नीति निदेशक तत्वों की मूल सूची में 4 नए नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे, जिनमें राज्यों से अपेक्षा रहती है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित रखना, आर्टिकल 39, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, आर्टिकल 39A, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, आर्टिकल 43A, और पर्यावरण का संरक्षण और उसे बेहतर बनाना तथा वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, आर्टिकल 48A। ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अब आपको ये चारों पता होने चाहिए, आपसे कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा एक और निदेशक तत्व जोड़ा गया था, जो राज्य से अपेक्षा करता है कि वह आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करे, आर्टिकल 38 के तहत इसे जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा आर्टिकल 45 जो था नीति निदेशक तत्वों का, उसकी विषय वस्तु को बदला गया था, और जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार था, प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A के तहत एक मूल अधिकार बना दिया गया था इस संशोधन के द्वारा। और जो संशोधित नीति निदेशक तत्व था, अब उसमें प्रावधान किया गया था कि राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी 6 वर्ष तक की जो शिक्षा का प्रावधान है वो नीति निदेशक तत्वों के तहत है, और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की जो शिक्षा का प्रावधान है वो मूल अधिकार के रूप में है। नेक्स्ट है 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। 57वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निदेशक तत्व शामिल किया गया था, जिसमें राज्य से अपेक्षा की गई थी कि वह सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, और ये प्रावधान जोड़ा गया था आर्टिकल 43B के तहत। तो ये थे जो हमारे बाद में नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसे उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसने प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसमें प्रांतों और रियासतों को उसकी इकाई माना गया था। तो इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, इसने सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत
सभी प्रांतों में नहीं बल्कि 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। यानी 2 सदन बनाए गए थे, विधानसभा और विधान परिषद, वो बनाए गए थे केवल 6 प्रांतों में, बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम। इन 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। इसलिए हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 का, फिर उससे कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे हैंडल कर सकते हैं। यह अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की विशेषताएं थी, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें प्रांतों यानी राज्यों को और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया था। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच में यानी राज्यों के बीच में 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा भी किया था, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 59 विषय थे उस टाइम पर, राज्य सूची में कुल 54 विषय थे और समवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं उसमें कुल 36 विषय शामिल थे। अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी उस समय वायसराय को दी गई थी। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाई थी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। तो अवशिष्ट शक्तियाँ 1935 के भारत शासन अधिनियम में वायसराय को दी गई थी, लेकिन हमारे यहाँ वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियाँ संसद को दी गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रावधान किया गया था इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी। जो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई थी उसे 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया था। प्रांतों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार दिया गया था। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना भी की थी, यानी अब गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर ही काम करना आवश्यक था। अब जो गवर्नर की विधान परिषद होती थी उसमें केवल वही सदस्य शामिल हो सकते थे जो उसकी कार्यपालिका होती थी, जो कि विधान परिषद में चुन कर आते थे, और गवर्नर को उन मंत्रियों की सलाह पर ही काम करना आवश्यक था। ये प्रावधान भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था जिसमें प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी और ये व्यवस्था 1937 में शुरू की गई थी और 1939 में से समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि जो एक मंत्री थे, जो विधान परिषद थी, उन्होंने जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था बिना यहाँ की सरकार से पूछे, मतलब बिना विधानमंडलों की सहमति के, तो उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था उसके विरोध में। तो ये 1937 में शुरू हुई थी और 1939 में समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट प्रावधान था, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया था। यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया था। जो केंद्रीय विषय थे उन्हें 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। परिणाम स्वरूप संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा, लेकिन ये प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका था। इसके माध्यम से 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, यानी बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई थी। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। नेक्स्ट प्रावधान किया गया था, इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की थी और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया था, क्योंकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हो गई थी 1909 के भारत शासन अधिनियम में ही। तो इसके माध्यम से दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट विशेषता थी, इसके माध्यम से इसने जो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो भारत परिषद बनाई गई थी, एक 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई गई थी 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, उस भारत परिषद को इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था और भारत सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान कर दी गई थी। इसने मताधिकार का विस्तार किया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो मताधिकार दिया गया था कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर, 1935 के अधिनियम के द्वारा उसका विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया था। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, इसी के तहत की गई थी, यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश के आधार पर। यह भी आपको ध्यान रखना है।
इसने न केवल संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए भी संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था। यानी अब केंद्रीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रत्येक प्रांत के लिए अलग से लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और इसके तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मोरिस गोयर। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ये है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। अब इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसी का आंसर दे सकते हैं। बेशक कम पढ़िए, कम क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन आपका मकसद है इस टाइम आपको पूरा रिवाइज होना चाहिए। क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है, आपको अपना प्रॉपर रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो अब उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक अपकृत्य यानी कॉन्स्टिट्यूशनल टोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, भारत में ऐसा कोई विधान नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों के द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को शासित करता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत में ऐसा कोई विधान, ऐसा कोई कानून नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों के द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को शासित करता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, न्यायालय ऐसे मामलों में पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। न्यायालय ऐसे मामलों में पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है। हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तब आपको और क्लियर होगा कि ये क्या है। एक्सप्लेनेशन है, एक संवैधानिक अपकृत्य यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल टोर्ट किसी के संवैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से मूल अधिकारों का उल्लंघन है। यानी एक संवैधानिक अपकृत्य क्या है, किसी के अधिकारों या विशेष रूप से उनमें से किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन जो सरकार के किसी घटक के द्वारा उसकी आधिकारिक क्षमता के तहत किया गया हो। यानी सरकार के किसी अधिकारी के द्वारा, किसी घटक के द्वारा, उसकी किसी इकाई के द्वारा अगर किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, अपनी आधिकारिक क्षमता के तहत जो उसकी ऑफिशियल पावर है उसके तहत किसी के अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, तो उसी कहा जाता है संवैधानिक अपकृत्य यानी कॉन्स्टिट्यूशनल टोर्ट। लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों के द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए उत्तरदायित्व को शासित करता हो। जबकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 300 सरकार के द्वारा किए गए अपकृत्यों में संघ या राज्य के दायित्व का वर्णन करता है, लेकिन राज्य के कर्मचारियों के द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए कोई भी कानून नहीं है। न्यायालय ऐसे मामलों में पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य बनाम सुश्री विद्यावती वाद में न्यायालय ने प्रतिवादी को यानी राजस्थान राज्य को सुश्री विद्यावती को 15,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायमूर्ति हैं रामा सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा था कि संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप राय नहीं रखने पर किसी पर न तो कोई कर आरोपित किया जा सकता है और न ही उसे दंडित किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप अपनी राय नहीं रखता है तो इस आधार पर न तो उस पर कोई कर लगाया जा सकता है और न ही उसे कोई दंड दिया जा सकता है। यह केवल तब हो सकता है, उस पर कर या उस पर दंड तब लगाया जा सकता है जब उसकी राय के कारण कोई हिंसक घटना हो जाए और इस तरह की कार्रवाई के कारण हानि या फिर क्षति हुई हो, तब उस पर वैसी ही कार्रवाई होगी जैसा कि किसी अपकृत्य के मामले में होती है। तो ये है संवैधानिक अपकृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता के द्वारा निर्वाचित लोगों में निहित होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता के द्वारा निर्वाचित लोगों में ही निहित होनी चाहिए, किसी सेना या फिर किसी और संस्था में नहीं। तो ये बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने के भी निष्पक्ष अवसर होने चाहिए। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में जो सत्तारूढ़ दल है उसे हराने के भी पूरे निष्पक्ष अवसर होने चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट और एक मूल्य होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार विधियों या विनियमों के द्वारा सीमित नहीं होती है। तो ये कथन हमारा गलत है।
लोकतांत्रिक सरकार विधियों यानी कानूनों के माध्यम से विनियमित नियंत्रित होती है। विनियमित नियंत्रित सीमित एक सरकार होती है, यानी लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो सीमित सरकार होती है। तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की लोकतंत्र की ओर क्या विशेषताएं हैं। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासक लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं में शामिल होता है सदन की स्वतंत्रता, संघ बनाने संपत्ति का अधिकार, धर्म और भाषण की स्वतंत्रता, समावेशिता और समानता, नागरिकता, शासितों की सहमति, मतदान का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के अनुचित सरकारी वंचन से मुक्ति, यानी अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनके जो सरकारी वंचन से उन्हें मुक्ति दी गई है, उनका हनन नहीं किया जाएगा। कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय सदनों के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुना हो सकता है, लेकिन वे निर्वाचित प्रतिनिधि वास्तव में शासक नहीं होते हैं। वे अंतिम निर्णय नहीं ले सकते। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति सेना जैसी किसी अन्य संस्था के पास होती है। ऐसा कई तानाशाही और राजशाही में देखा जाता है, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता के द्वारा निर्वाचित लोगों के पास ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है लोकतंत्र की विशेषता। चीन में देश की संसद के चुनाव के लिए नियमित रूप से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट दल कभी हार ही नहीं सकता है, इसलिए लोकतंत्र वहाँ नहीं है। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिलना चाहिए और जनता यदि चाहे तो किसी अन्य दल को जिता सके, ऐसे निष्पक्ष अवसर भी लोकतंत्र में होने चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल को विपक्षी दलों पर कोई भी लाभ, कोई भी वरीयता नहीं मिलनी चाहिए और जनता की इच्छा के अनुसार सत्तारूढ़ दल को चुनाव हराने के उचित अवसर होने चाहिए। नेक्स्ट है सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो क्या वहाँ लोकतंत्र है? नहीं है। और एस्टोनिया ने अपने नागरिकता के नियम इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को वहाँ वोट देने का अधिकार मिलना कठिन हो जाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता पर जोर दिया जाता है और प्रत्येक वयस्क नागरिक के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, प्रत्येक वयस्क नागरिक के लिए एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। लोकतंत्र में कानून की नज़र में सभी को समान होना चाहिए और लोगों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों के द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर एक लोकतांत्रिक सरकार का शासन होना चाहिए। यानी लोकतांत्रिक सरकार क्या होनी चाहिए? संविधान के द्वारा सीमित होनी चाहिए। तो ये है लोकतंत्र की विशेषताएं। एक लोकतांत्रिक सरकार कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। नंबर 2 है कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। नंबर 3 गोवध पर रोक और नंबर 4 सहकारी समितियों का प्रचार। उपयुक्त नीति निर्देशक तत्वों में से कौन से उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित हैं? हमें बताना है कि इनमें से कौन से उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित नीति निर्देशक तत्व हैं। दरअसल हमारे संविधान में सुविधा के लिए नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: समाजवादी, उदारवादी यानी उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। तो हमसे से पूछा गया है कि इनमें से कौन से उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1 है बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। ये समाजवादी है, ना कि उदार बौद्धिकतावादी, इसलिए ये हमारे आंसर में नहीं होगा। नंबर 2 है कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। ये उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित है, तो ये बिल्कुल सही है। नंबर 3 है गोवध पर रोक और नंबर 4 है सहकारी समितियों का प्रचार। ये दोनों ही गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक तत्व हैं, इसलिए ये भी हमारे आंसर में नहीं होगा। हमारा सही आंसर होगा केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत इस श्रेणी में उन तत्वों को शामिल किया गया है, यानी उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत उन नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है जो कि उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित है। जैसे
भारत के समस्त राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 के तहत सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु तक अभी से संशोधित कर दिया गया है। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना आर्टिकल 45 के तहत। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से व्यवस्थित करना आर्टिकल 48 के तहत। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना आर्टिकल 48A के तहत। राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना आर्टिकल 49 के तहत। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिकाओं को कार्यपालिका से पृथक करना आर्टिकल 50 के तहत। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना आर्टिकल 51 के तहत। ये सभी उदारवादी नीति निर्देशक तत्व हैं। जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित हैं, ये वो नीति निर्देशक तत्व हैं। जबकि गोवध पर रोक और सहकारी समितियों का प्रचार गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है और बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना ये समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। तो अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उदारवादी में, अगर कुछ और भी दे दिया जाए तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को मतदान का अधिकार देने के मामले में भारत अग्रणी रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से देश या देशों ने भारत के बाद सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्रदान किया है? यानी कौन से ऐसे देश हैं इनमें से अमेरिका, जापान और फ्रांस में से जिन्होंने भारत के बाद सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्रदान किया था? तो इसका जो अमेरिका है, अमेरिका ने सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्रदान किया था 1965 में, क्योंकि 1965 तक अमेरिका में अश्वेत लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। अमेरिका में 1965 में उन्हें मत देने का अधिकार दिया गया, तब वहाँ सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्रदान किया गया था। नंबर 2 है जापान। जापान में मत देने का अधिकार, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्रदान किया गया था 1945 में और फ्रांस में दिया गया था 1944 में। तो हमारा सही आंसर होगा, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। केवल अमेरिका ने ही भारत के बाद इनमें से सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्रदान किया है, जबकि जापान और फ्रांस ने भारत के पहले दे दिया था। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 19वीं सदी में लोकतंत्र के लिए संघर्ष अक्सर राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहा है। इसकी एक प्रमुख मांग प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार देने की थी। कई यूरोपीय देश जो अधिक लोकतांत्रिक हो रहे थे, उन्होंने भी अपने आरंभिक समय में सभी लोगों को मतदान की अनुमति नहीं दी थी। कुछ देशों में केवल संपन्न लोगों को ही मतदान का अधिकार था। अक्सर महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं होता था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1965 तक अश्वेत व्यक्ति मतदान के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते थे। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और इसके अंतर्गत भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। इसी समय भारत ने आर्टिकल 326 के तहत अपने नागरिकों को सार्वभौम व्यस्क मताधिकार भी प्रदान कर दिया था। यानी भारत ने अपने संविधान के लागू होने के समय में ही सभी को सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार दे दिया था। देखते हैं कि कौन से देश ने कब सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्रदान किया था। सबसे पहले दिया गया था न्यूजीलैंड के द्वारा 1893 में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रशिया ने 1917 में दे दिया था जब रूस की क्रांति हुई थी। जर्मनी 1918, नीदरलैंड 1919, ब्रिटेन ने 1928 में दिया था। ये अपने आप को सभ्यता के वाहक और आधुनिक कहते थे, तो इन्होंने भी 1928 में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्रदान किया था। श्रीलंका में 1931 में, हमसे पहले ही मिल गया था। तुर्की में 1934, फ्रांस में 1944, जापान में 1945 में और इंडिया में 1950 में। जबकि अर्जेंटीना में भारत के बाद दिया था 1951 में, ग्रीस में 1952 में दिया गया था, मलेशिया में 1955 में, ऑस्ट्रेलिया में 1962 में दिया गया था, अमेरिका में 1965 में, स्पेन में 1978 में और साउथ अफ्रीका में 1994 में दिया गया था। यानी सबसे लास्ट में दिया गया था साउथ अफ्रीका में, यानी दक्षिण अफ्रीका में 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, जब भी संविधान सभा की बैठक विधायी निकाय के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। तो ये कथन हमारा गलत है,
क्यों? क्योंकि जब भी संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे, ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 1947 में अपनाया था, तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, तो ये कथन भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया था और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था 1947 में 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में, तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अधिकांश रियासतों के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। भारतीय डोमिनियन से मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए थे, क्योंकि 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना ला दी गई थी। संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया था, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। संविधान सभा को अलग अलग कार्य सौंपे गए थे, यानी स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और देश के लिए सामान्य कानून लागू करना। जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन जब संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंधित मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से बाहर हो गए थे, जिसके कारण जो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा विधानसभा की जो मूल संख्या निर्धारित की गई थी 389, अब वो सीटें घटकर कितनी रह गई थी 299, क्योंकि जो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य थे वो जो पहली संयुक्त संविधान सभा थी उससे बाहर हो गए थे। तो अब जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर रह गई थी 299, जिसमें से 229 प्रांतों से थे और 70 रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान के निर्माण और सामान्य कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने कई कार्य किए थे, जैसे मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के गठन तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। तो ये थी संविधान सभा के बारे में कुछ जानकारी। ये था हमारा आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।